पाकिस्तान में ज़राअत का बड़ा एक अहम किरदार है। ज़राअत के शोबे से बहुत लोगों का रोज़गार जो है वो वाबस्ता है। ख़ासकर पाकिस्तान में कौन कौन सी फसलें काश्त होती है ये सबको मालूम है, मगर मैं कुछ फ़सलों को जो है वो आपको बताता चलूँ कि गंदम, कपास, गन्ना, सब्ज़ियाँ, ये जो फसलें हैं पाकिस्तान में आम तौर पर बहुत ज़्यादा काश्त होती हैं। इसी हवाले से लाहौर एक्सपो सेंटर में एग्रीकल्चर के हवाले से एक एक्सपो सजाया गया है। यहाँ पर मैं लोगों से बातचीत करूँगा और आपको बताऊँगा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो मैं यहाँ पे लोगों से पूछूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? फ़ाइन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सपो सेंटर में एक बड़ा एक्सपो सजाया गया एग्रीकल्चर के हवाले से। आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या एग्रीकल्चर में सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो ठीक है? भाईजान, ज़राअत इंसान की तारीख़ में सबसे पुराना पेशा है और ज़राअत इंसान की लाइफ लाइन है। जो लाइफ लाइन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसके लिए नहीं ज़रूरी होगा तो किसके लिए होगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जो आज मसाइल दरपेश हैं, ख़ुराक की सिक्योरिटी के, ज़राअत के, खुशहाली के, जॉबलेसनेस के रिलेटेड ये सारे के सारे जो हैं, सिर्फ़ एक शोबा पाकिस्तान को बचा सकता है, वो है ज़राअत। और ज़राअत की कामयाबी कैसे होनी है, वो टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन के साथ होनी है। पाकिस्तान में ज़राअत में जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है या फसलों के ऊपर जो बीज हैं उसके अंदर जो जीनियाती टेक्नोलॉजी है या दीगर जो नए मशीनरी इंक्लूड हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। किसान को आगाह भी होना चाहिए और हम जैसे लोगों को, आम आदमी को भी पाकिस्तान में ज़राअत में टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना चाहिए। सर मैं देख रहा हूँ और मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि माशाल्लाह ज़राअत की आपके पास बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये कैसे है सर? इसलिए कि मेरा ज़राअत के साथ ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, फिर ज़राअत के साथ ताल्लुक़ है और ज़राअत के बिज़नेस के साथ भी ताल्लुक़ है। मेरा पाकिस्तान में किसानों के साथ ताल्लुक़ है, तो इसलिए मुझे पता है कि पाकिस्तान में कहाँ पे किस तरह की ज़राअत हो रही है और पाकिस्तान में किस तरह से। माशाल्लाह से आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने भी नाज़रीन गौर करना है, सर आप भी गौर कीजिएगा। सवाल ये है कि मैं देखता हूँ जब मैं देहातों से गुज़रता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसके साथ एक नदी नाला भी बह रही होती है। मैंने बहुत ज़्यादा ये नोटिस किया है कि कुछ लोगों ने, किसान कह लें आप, उन्होंने उस नदी, उस नालों के अंदर जो है वो मोटर का पाइप लगाया होता है और वहाँ से वो लोग पानी को थ्रो कर रहे होते हैं अपने फसलों में। तो क्या गटर का पानी, नालों का पानी जो है, अगर उससे हम जो है वो काश्तकारी कर रहे हैं और अपने फसल को पानी दे रहे हैं, वो सर जायज़ है? अच्छा, जायज़ और नाजायज़ का तो खैर लफ्ज़ थोड़ा सा और है। कई चीज़ें किसी के लिए जायज़ होती हैं, किसी के लिए सेम वही चीज़ नाजायज़ होती है। मेरी राय ये है कि ज़राअत के लिए, स्पेशली फ़सलों के लिए, जब गटर वाला पानी इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी चूँकि यकीन नहीं होता कि उस पानी में क्या कुछ मिला हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे रेसिड्यूज़ हो सकते हैं जो ख़ुराक में जहरीले शामिल हो के इंसानों को या जो भी कंज्यूमर्स हैं उसको नुकसान दे सकते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। ज़राअत के लिए, स्पेशली फ़ूड की टेक्नोलॉजी के लिए साफ़ सुथरा सेहतमंद पानी बहुत ज़रूरी है। हमें उसी को महफूज भी करना चाहिए, इस्तेमाल भी करना चाहिए। सर ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा बुनियादी स्तून है, ठीक है, और इससे बड़े लोगों के कारोबार भी वाबस्ता हैं, बड़े लोगों के जो रोज़गार है वो भी वाबस्ता है। तो सर आजकल पाकिस्तान में किसान जो है वो सिर्फ शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हम ज़राअत में इतनी मेहनत करते हैं अपनी फसलों में, मगर हमें हुकूमत की जानिब से जो है वो कोई रिलीफ भी नहीं दिया जाता और हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता। किसान वो बुनियादी कारकुन है जो कि खेत पे काम करता है और हमारे लिए गल्ला और अनाज उगाता है। बहुत सा हद तक वो शिकायत दुरुस्त भी हैं। पाकिस्तान में हम प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर कंट्री हैं और जब हम प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर कहते हैं तो 68 या 65-70% लोग ज़राअत से या ज़राअत से वाबस्ता कामों से मुंसलिक हैं। तो जब उन ख़ानदानों के लिए कीमत की बारी आती है, फसल की बारी आती है, तो रेट जो लगता है वो शायद उतना नहीं होता जो जायज़ होना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में ये पूरी इकोनॉमी की एक चेन है। अब उस चेन में एक नुक्ता जो है वो किसान है, दूसरी तरफ मार्केट है, स्टेट एक तरफ है।
ज़राअत को हर जगह पे स्टेट की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में भी ये सरपरस्ती जितनी आज है इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मार्केट की डायनेमिक्स को दुरुस्त करना चाहिए। किसान की प्रोडक्ट का रेट जब ठीक लगेगा और किसान जो इनपुट ख़रीद रहा है वो उसको सस्ती मिल रही होंगी या एफोर्डेबल मिल रही होंगी तो यकीनन जो है ये शिकायत दूर हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि ज़राअत के हवाले से इन्होंने हमें बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि ये चेन कैसी है, इसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल होते हैं और फिर स्टेट को जो है वो किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। इनसे हमने बात की, मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर ज़राअत के हवाले से स्टॉल्स जो हैं वो सजाए गए हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ला कर रखी गई हैं जो कि ज़राअत से वाबस्ता है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लाहौर एक्सपो सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एक और स्टॉल पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इनसे मैं इनकी सर्विसेज के हवाले से पूछता हूँ कि एग्रीकल्चर में इनकी क्या सर्विस है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ा खूबसूरत स्टॉल सजाया हुआ है। मेरे नाज़रीन को आप एग्रीकल्चर के हवाले से बताएं कि आपकी जो कंपनी है LCI वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर? हमारी कंपनी लकी कोर इंडस्ट्रीज़ बेसिकली पाकिस्तान की बड़ी पायनियर और पुराना ग्रुप है हमारा। पहले हम ICI के नाम से काम करते थे, अभी हमने रिसेंटली नाम चेंज किया है। हमारा मेन जो फोकस है वो बेसिकली फार्मर कम्युनिटी की जो है वो उनको हेल्प करना है, हेल्प आउट करना है, क्रॉप की जो बेटरमेंट है उसके लिए। उसमें हम लोग हमारे 3 सेगमेंट्स हैं। उसमें हम सीड्स, हमारा मेन सेगमेंट सीड है, वेजिटेबल सीड है और उसके बाद फिर पेस्टिसाइड्स हैं और उसके साथ फर्टिलाइज़र का भी हम लोग काम करते हैं। और सीड्स में हमारे पास जो एक वसी रेंज है जिसमें हम क्रॉप्स जैसे कि मेज़ क्रॉप है, कॉर्न जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, इसके अलावा हम लोग वीट पे भी, हाइब्रिड वीट पे भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कॉटन की हमारी अभी न्यू एक वैरायटी आई है, इससे पहले हम सिंध में एक वैरायटी दे रहे हैं। और इसके अलावा राइस के ऊपर हमारे 2 हाइब्रिड न्यू इस दफ़ा हमने लॉन्च किए हैं। और इसी तरह वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास पूरी रेंज है जिसमें टमाटो के मुख्तलिफ हाइब्रिड्स हैं, चिलीज़ के हाइब्रिड्स हैं और इसके अलावा ओकरा क्रॉप के हैं। और उसके अलावा हम हाइसन 33 हमारा एक बहुत मेन ब्रांड है जो सनफ्लावर का बीज है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उसमें अगर हमारे फार्मर्स जो हैं और हमारी जो कंपनीज़ हैं अगर वो लोकल, जैसे हमारा हम लोग दे रहे हैं हाइसन 33, हाइसन 39, 2 हमारे ब्रांड्स हैं, अगर वो यूज़ करते हैं तो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं लोग। और उसके अलावा पेस्टिसाइड्स में हम लोग फंजीसाइड्स की हमारी एक पूरी रेंज है। बीमारी, कुछ जो बीमारियों के लिए जो बीमारियों के मसला आता है क्रॉप के खेतों में जो बीमारियां लग जाती हैं उनके लिए भी आपके पास उनका इलाज भी मौजूद उनका इलाज भी मौजूद है। उसके साथ साथ अगर कोई इंसेक्ट्स का मसला आता है क्रॉप के अंदर तो उसका भी हमारे पास पूरा, हर क्रॉप के हिसाब से पूरा हमारे पास पूरी रेंज मौजूद है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र जो न्यूट्रेंट्स का है वो भी पूरा एक सेगमेंट है हमारा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर, मेरे नाजरीन के लिए भी जानना बड़ा इंतहाई ज़रूरी है। क्वेश्चन ये है कि जब आप क्रॉप्स के ऊपर केमिकल स्प्रे आउट करते हैं यानी कि उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए, तो क्या वो केमिकल जो है वो जब आप उसको प्रोसेस करते हैं, फाइनल प्रोसेसिंग में डालते हैं अपनी फील्ड्स को, तो क्या वो केमिकल उस खुराक के अंदर या उस फसल के अंदर या वो जो आप फाइनल प्रोसेस आउट करके निकालते हैं उसमें भी शामिल हो जाता है? दरअसल जितने भी केमिकल्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनका रेजिड्यू का एक टाइम होता है, मखसूस टाइम, कि उसके बाद उसका रेजिड्यू ख़त्म हो जाता है। मुख्तलिफ़ केमिकल्स का मुख्तलिफ होता है। जो क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर ये होता है कि हम नॉर्मली वो केमिकल्स रिकमेंड कर रहे होते हैं जिनका रेजिड्यू कम हो, ताकि जैसे वो एंड यूज़र के पास पहुँचे तो उसमें जो केमिकल का रेजिड्यू वो कम से कम हो। तो नॉर्मली कुछ ना कुछ तो होता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन ये है कि अगर आप मखसूस टाइम के बाद उसका रेजिड्यू जो ख़त्म हो जाता है। सर, वो रेजिड्यू जो है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन में सबसे कम वाला जो है वो ख़त्म होता है, ये थोड़ा बताइए। ये डिपेंड करता है। अगर आप राइस की बात करें, जिस तरह हम लोग चावल खाते हैं, तो चावल में हम लोग नॉर्मली हमारा ये होता है कि हम एंड के जो 30 डेज़ होते हैं उसमें कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहे होते स्प्रे, तो इसलिए उसमें जितने भी केमिकल यूज़ होने होते हैं वो 30 डेज़ के बाद उसका रेजिड्यू ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही वो हार्वेस्टिंग पे आता है तो उस पर जो भी हमने केमिकल्स यूज़ किए होते हैं, हमारी कंपनी जो रिकमेंड कर रही होती है वो उसका रेजिड्यू बाकी नहीं होता है। और वैसे भी एंड यूज़र तक आते आते 30 डेज़ गुजर चुके थे। सर, LCI जो कंपनी है इसकी मेन सर्विस क्या? LCI बेसिकली लकी कोर इंडस्ट्रीज़, इसका नाम से आप देख सकते हैं। इसके अंडर 7 बिज़नेस हैं हमारे, जिसमें पॉलिएस्टर का बिज़नेस है हमारा और उसके साथ साथ सोडा ऐश का बिज़नेस है
और एनिमल हेल्थ है, फार्मास्यूटिकल्स का बिज़नेस है। इसके अलावा न्यूट्रिको मोरिनागा बच्चों का जो इन्फेंट मिल्क है उसका बिज़नेस है। इसके बाद फिर ये हमारा एग्री साइंसेस जिसके हवाले से आप ये चल रहा है, यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है। तो ये 7 बिज़नेस हैं हमारे जो कि इस लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के अंडर आते हैं। और हमारा जो ग्रुप है बेसिकली ये पहले ब्रिटिश कंपनी थी ICI पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि 1944 में पाकिस्तान में स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर 2012 में हमने इसको एक्वायर किया, हमारे ग्रुप है उसने, और अब ये हमारा ग्रुप इसको चला रहा है पाकिस्तान के अंदर। जी तो नाज़रीन, आपने इस स्टॉल पर भी गुफ्तगू सुनी, मैंने इनके साथ जो गुफ्तगू की खेतों के हवाले से कि जब ये अपनी खेतों को प्रोसेस करते हैं उनको कीड़ों से कैसे बचाते हैं और जो केमिकल ये इस्तेमाल करते हैं क्या वो केमिकल हमारे ग़िज़ा में भी इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम मालूमात जो है वो हमें इन्होंने बताई। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, स्टॉल्स आपको दिखाते हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर में इस वक्त मौजूद है, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपने मेरे साथ रहना है, क्योंकि अब असल फ़ायदा आपको अब होने जा रहा है। मैं एक ऐसे स्टॉल पे आपको लेकर जा रहा हूँ कि जिसमें मैं आपको डिजिटल किसानों से मिलवाऊँगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर से वाबस्ता जो चीज़ें हैं ये भाई हमें उनके बारे में आगाह भी करेंगे और हमें बताएंगे भी। बड़े गुड लुकिंग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। सर मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चरल एक स्टॉल आप लगा के खड़े हैं, पैंट कोट पहनी हुई है। सबसे पहले इसकी वजह बताएं। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि आपने अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को शो ऑफ करना है। सो हमने ये अपना पंजाब दिखाया है, पंजाब के लिबास अंग्रेज़ों वाला। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये अंग्रेज़ों का लिबास है नहीं है, लेकिन हमने वो बना दिया हुआ कि अंग्रेज़ों का लिबास है। ये एक आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आप समझ लें, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट्स भी लोगों ने भी आना है, तो आपने उनको डील करना है। इवन के बाहर से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से भी हैं, चाइना से भी हैं। तो हमने जो कल्चर यहाँ शो किया उसमें वो हमारे परवान साहब हैं, वो मैडम बैठी हैं, उनको हमने उसी ट्रेडिशनल लिबास में ही बिठाया हुआ है। बट वो डील करने के लिए आपको पता है कि वो एक प्रेजेंटेबल वो करके हम लोग क्या एक्चुअली हमारा मकसद क्या है स्टॉल लगाने का। लाहौर एक्सपो सेंटर में मैं जब एंटर हुआ हूँ तो सबसे पहले नज़र जो मेरी पड़ी है वो आपके बड़े इफेक्टिव स्टॉल के ऊपर पड़ी और बड़ा ज़बरदस्त सर आपने रंगीनियाँ और ये सारी चीज़ें। वेरी मच फॉर डैट कि आपने कंसीडर किया। और ऑब्वियसली हम लोगों ने एक ऐसे समझ लें कि एक इंग्लिश माहौल में देसी टच दिया है। सो देसी टच का मकसद क्या है कि हमारा जो ये स्टॉल है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया ने हमें पहले पेस्टिसाइड की तरफ ले आए, फिर हमने पेस्टिसाइड के रिजल्ट्स देखे हैं और अब दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है और हम वहीं पे हैं। इवन हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो है, इंडिया बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहा है और उसने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रॉप्स को स्विच भी किया, बहुत शिफ्ट भी किया। और हम लोग अभी सोच रहे हैं या कुछ लोग कर रहे हैं और हम लोगों को कनेक्टेड कर रहे हैं कि आप कम्युनिटीज़ बनें और यहाँ पे इकट्ठे होके पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ऑर्गेनिक की तरफ आएँ। क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड से जितना सॉइल को तबाह कर दिया है, उसका pH हाई कर दिया है। सॉइल हमारी तबाह होने से क्या हुआ कि जो क्रॉप उसके ऊपर होती है, उसके ऊपर अगर वीट है, राइस है, उसके ऊपर वेजिटेबल्स हैं, वो जो पेस्टिसाइड है वो उसके ऊपर इम्पेक्ट कर रही है। वो ह्यूमन खा रहे हैं, वो लाइफ स्टॉक्स है, मवेशी खा रहे हैं, वहाँ से जो परिंदे चुन रहे हैं, दे आर ऑल इफ़ेक्टेड। इवन के हमारा जो माहौल है, हमारी हवा है जिसमें हम इनहेल सांस ले रहे हैं, ऑल पोल्यूटेड। पाकिस्तान में इस वक्त हम डायबिटीज़ में टॉप पे जा रहे हैं दुनिया में। जिगर मैदे के अमराज हैं, कैंसर्स में नंबर ऑफ डे बाई डे बढ़ रही है रेशो। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डेट पेस्टिसाइड्स। इससे पहले आप देखें ना, पुराने लोग बुज़ुर्ग बताते हैं कि हमारे पूरे एरिया में या डिस्ट्रिक्ट में कोई एक आधा डॉक्टर हुआ करता था, क्योंकि बिकॉज लोग बीमार नहीं होते थे बहुत ज़्यादा। सो हम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है, बट दुनिया उसकी तरफ आ रही है। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है, इस पर हम काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। सर बातें तो हुई बहुत और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी आपने बहुत दे दी। मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने स्टॉल पे पंजाबी कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि मेरे कैमरामैन मेरे नाज़रीन को दिखाएंगे, मटके आपने रखे हैं। सर सबसे पहले मैं इन मटकों पर आना चाहूँगा कि इनकी असल कहानी क्या है। एग्जैक्टली, मटकों की कहानी ये है कि हमारे चूँकि जो बुज़ुर्ग हैं वो ये बताते हैं और आज की रिसर्च भी ये बताती है, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैं पैरेलल लेकर चलता हूँ। और दोनों आज की रिसर्च भी ये बताती है कि जो मिट्टी है, इंसान मिट्टी से ही बना है
और जैसे आप कहते हैं कि हमने मिट्टी में ही जाना है, तो जो मिट्टी से जो बनी हुई जो चीज़ है वो इंसान के लिए फ़िट फॉर द कंजम्पशन है और फिट है बंदे के लिए, जो इंसान के लिए है। इवन दो कि जितने भी, क्योंकि ये एक नेचर से है और नेचर से ही लिंक करती है, तो जितना आप, और आज डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो इंसान जितना नेचर के करीब रहेगा उतना वो फिट रहेगा। सो ये नेचुरल, क्योंकि पंजाबी कल्चर में हम लोग पहले सारे बुज़ुर्ग और हमारी ख़वातीन जो घर में माएँ बहनें वो ये भर के रखती थी और सारे पूरा घर वाले खाते थे। अब हम रेफ्रिजरेटर में जो आर्टिफिशियल गैस है उससे बनी हुई कूल्ड की हुई वाटर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये इसमें कंट्रोल टेम्परेचर का, अगर घर पे आप रखते हैं तो कंट्रोल टेम्परेचर होता है, जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर को चाहिए होता है उतना पानी आप जब इंटेक करते हैं। और आज जो डायबिटीज़ के लिए आज डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आप मटका रखें, घड़े का पानी पिए और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल, जिसको होगी उसकी कंट्रोल होगी और जिसको नहीं हुई उसको नहीं होगी। हकीम बड़े अरसे तरह से ये कह के थके हैं, कह रहे हैं अब डॉक्टर्स पे भी आए, डॉक्टर्स आए हैं। अब देखिए डॉक्टर ने तहकीक कर दी है और बड़ा अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम को भी बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। सर मैं इस तरफ आऊँगा, और ये जो आपने रखा हुआ है इसके आगे मेरा ख्याल है बैल भी बांध सकते हैं, घोड़ा भी बांध सकते हैं, घोड़ा, खच्चर, गधा, तो ये जिस तरह से जिसके पास जो मवेशी अवेलेबल होता है वो आगे बांध के वो अपने काम शुरू कर के चलाते थे। स्पेशली जब देखिए जब रोड्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यही यूज़ हो रहा था। और लेकिन अब इवेंचुअली लोग इस तरफ अब आना शुरू हो रहे हैं, इस तरफ भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपके पास कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मशीनरी की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, आपका फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं। फिर जो दुनिया कन्वर्ट हो रही है पोल्यूशन की तरफ, तो ये पोल्यूटेड हो रहा है ना सारी चीज़ें। ये जो इको फ्रेंडली है, ये इको फ्रेंडली है सर, ये इसका तो क्या, ये तो लाइफ टाइम है ना, दुनिया नेचर की तरफ बैक आ रही है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट है। सर अब मैं ये देख रहा हूँ ये एक किस्म का इसमें गड़ा भी पड़ा हुआ है और फिर मैं इसके ऊपर एक चरखी टाइप भी देख रहा हूँ। सर ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइएगा। कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसको दिखाएं मेरे नाजरीन को, ताकि वो इस चीज़ को देखें और वो एकदम सोच में जाएं कि सर ये आखिर क्या चीज़ है। ये ना हमारा, क्योंकि हम लोग कल्चर को भूल गए, तो ये चीज़ें रखने का भी, यहाँ पे आ जाए ताकि ये चीज़ें यहाँ रखने का भी मकसद ये था कि हम अपने कल्चर को याद रखें, रीस्टोर करें कि हमारा ये कल्चर होता था। हमारे घर में ख़वातीन जो थी वो ये मटका रख के और इस पे यहाँ पे रड़कती थी लस्सी, ये इसके अंदर लस्सी रड़कती थी, तो इसमें से मक्खन निकलता था, ठीक है, वो मक्खन खाती थी, साथ वो लस्सी पीती थी और ये बड़ी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अभी आप किसी से पूछ लें, अभी जितने भी डॉक्टर्स और हकीम हजरात हैं वो कहते हैं कि लस्सी जो है ना, ये इंसान के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जो मैदे के अंदर जितनी भी, वो कहते हैं ना कि मैदे के अंदर पोल्यूटेड हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, तो ये उसको कूल डाउन करती है। ये कूल डाउन करती है और ये गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है जो हम अनफॉर्चुनेटली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे शिफ्ट हो गए हुए। तो ये असल कार्बोनेटेड ड्रिंक जो असल था हमारा, वो असल में हमारी ज़िंदगी जीने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए। सर अब मैं आऊँगा इस तरफ, ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ पैकिंग्स में आपने सर ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, इसको क्या कहते हैं सर? ये देखिए, ये रहे रेजिड्यूज। अच्छा मैं देखता हूँ कि जब मैं सफ़र करता हूँ मोटरवेज़ पर, मैं जब देहातों के रास्ते से गुजरता हूँ तो सर इन्होंने बड़े बड़े बंडल्स रखे होते हैं। मेरे जहन में हमेशा ये सवाल है और मेरे नाज़रीन के जहन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर ये जो बड़े बड़े बंडल्स इन चीज़ों के पड़े होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमें ये भाई बताएंगे। सर बताइएगा। ये एक्चुअली जब आपकी कोई भी क्रॉप होती है ना, क्रॉप के रेजिड्यूज़ होते हैं, जैसे गंदम है, राइस है, राइस में से आपने उसके अनाज चुन लिए, गंदम के अनाज चुन लिए, राइस में से उसका दाना निकाल लिया, बाकी जो लेफ़्ट ओवर है वो एनिमल फीड के लिए यूज़ होता है। सो जब वो ड्राइड फॉर्म में होता है उसको आप लॉन्ग लाइफ रख सकते हैं। इसको आप लॉन्ग लाइफ रखेंगे क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है, ये ड्राइड फॉर्म में है, इसको क्रश किया हुआ है और ये एनिमल के लिए बेहतरीन मरगून गज़ा है। जैसे हम कहते हैं ना, हम बड़ा मरगून गज़ा खा रहे हैं, तो ये एनिमल के लिए बड़ी मरगून गज़ा है। इसके अंदर कोई भी एडिटिव्स, कोई देहातों में तो अक्सर लोग इसमें जो पुरानी रोटी है उसको डबो के उसमें डाल देते थे, वो खा लेते हैं जानवर। यस इसके अंदर इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर नेचुरली वो, जैसे हम लेट से कोई हम बाज़ार से कोई चीज़ खाते हैं, जैसे ड्राइड फॉर्म में हम ले रहे हैं कोई चीज़, तो वो डेफिनेटली उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उसकी होती हैं ना, ऑल्दो कि वो हम फ्रेश नहीं खा रहे लेकिन ड्राइड फॉर्म में है, बट उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होंगी। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उसकी उसी तरह ही हैं।
बट ड्राइड फॉर्म में, और इसमें ये जानवरों के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। अगर मैं कहूँ और मैं दुरुस्त हूँ तो इसकी पावर को आपने हाइबरनेट किया, ऐसा ही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मैं इस स्टॉल पर मौजूद हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर मेरे साथ आइएगा। मैं देख रहा हूँ कि आपने इस स्टॉल के ऊपर ये हुक्का टाइप का बंदोबस्त किया हुआ है सर। बड़ी अच्छी चारपाई रखी हुई है और किसान लुक में भाई भी बैठे हुए हैं। तो सर ये हुक्का और ये पंजाबी कल्चर, सर ये आइडिया आपको वैसे आया कहाँ से? थोड़ा सा ऐसे आइडिया देखिए, जैसे हम लोग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कि हम अपनी असल पे आएँ, अपनी नेचर पे आएँ, तो हमारी ये नेचर भी तो यही है। हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग थे वो इसी तरह ही पले बड़े हैं। वो पिंडों में एक चौराहा या एक किसी का कोई वो होता है डेरा, उसके अंदर बैठ के ये इसी सिटिंग में ही, कोई सोफे पे बैठा है, कोई मूड़े पे बैठा है, इस पे कुर्सी पे बैठा है, मूड़े पे बैठा है, कोई चारपे पे बैठा हुआ है, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं एक दूसरे के मैं साथ। देख रहा हूँ कि ये चल भी रहा है और ये भाई जो है वो इस वक्त इसको पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसमें, वाह, ये आप देख सकते हैं कि इसको आपने ऑपरेशनल रखा। ये जो है ना, देखें, ये आजकल के मॉडर्न दौर में एक दूसरे को कनेक्ट करना, जहाँ पे आजकल सोशल मीडिया ने सारा चीज़ों की जगह ले ली है और हम बैठे हुए घर पे हम एक दूसरे के साथ भी बहुत दूर बैठे होते हैं। तो ये ऐसा पंजाबी कल्चर है जो दोबारा से रिट्रीव होना चाहिए कि जिसमें हम बैठ के एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठ के गपशप लगाएं। लेकिन आजकल की गैदरिंग में हर कोई यही काम करता है कि गैदरिंग में बैठ गए तो मोबाइल फ़ोन निकालिए, सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। मगर ये बड़ा अच्छा है। जैसे हम रीट्राइव एग्रीकल्चर को कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये कल्चर है हमारा, ये असल है, ये नेचर है, इसकी तरफ प्लीज़ वापस आ जाए। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपको जो है एक्सपो सेंटर लाहौर में जो है वो बड़ी ख़ास चीज़ों से जो है वो आपको रोशनास करूँगा। जैसे कि मैं इस स्टॉल पर आया और मेरा दिल वाकई खुश हुआ कि इस स्टॉल पर पंजाबी कल्चर को बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े ही रंगीन अंदाज में जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। भाई का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक एक चीज़ जो है वो मुझे और आपको जो है वो बड़े डिटेल्स में बताई है कि क्या चीज़ किसके काम आ सकती है और किस चीज़ से हम जो है वो क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम तफसीलात आज लाहौर एक्सपो सेंटर में मैं अदील अहमद आपको ये मुकम्मल मालूमात जो है वो मैंने आपको फ़राहम की। अपने कैमरामैन आसिम के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।